हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज वाले चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ। हम लोग जो टॉपिक मेनली कर रहे थे वो था अलाउंसेस का, जिसमें मैंने 3 पार्ट्स में बताया था कि एक तो वो होता है जो फुली टैक्सेबल होंगे, दूसरा वो जो कि फुली एग्जम्प्ट होंगे, तीसरा वो कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जम्प्ट होंगे, बाकी टैक्सेबल होंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स बताए थे। अब इन 3 पार्ट्स में हम 2 पार्ट्स पहले कर चुके हैं, फुली टैक्सेबल का, फुली एग्जम्प्ट का। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं थर्ड वाला टॉपिक, दैट इज अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, कि कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक ही वो क्या है, एग्जम्प्ट है। ठीक है, क्लियर है। और अगर अभी तक आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट में सबसे पहला है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मेनली आप अगर कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम नॉर्मली HRA भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो अलाउंसेस होता है, ये वाला जो अलाउंस होता है, ये क्या करा जाता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, किस लिए देता है कि वो जो अगर कोई रेंट पे कर रहा है वो एम्प्लॉय, तो वो उस रेंट की पेमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो भी खर्चा कर रहा है, वो उसको मीट आउट कर सके। ठीक है, अब ये अगर इसमें ना 2 केसेस होते हैं, तो ये उस हिसाब से ये एग्जम्प्ट होगा उतनी लिमिट तक के लिए। अब क्या केसेस होते हैं देखो, HRA अगर कोई भी पर्सन क्लेम करता है, कोई भी एम्प्लॉय क्लेम करता है, तो उस केस में आपने क्या देखना है, अगर एम्प्लॉय हु इज रिसाइडिंग इन हिज ओन हाउस, जो एम्प्लॉय है यानी जो पर्सन है जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर के पास, अगर वो पर्सन अपने खुद के हाउस में रह रहा है या फिर और इन अ हाउस वेयर ही डज नॉट पे एनी रेंट, या फिर ऐसे घर में रह रहा है जहां पर उसको रेंट पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो जितना भी उसको HRA मिलेगा यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, वो सारा का सारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट, एम्प्लॉय हु इज पेइंग रेंट, एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि रेंट पे कर रहा है अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए, तो उस केस में आपने क्या देखना है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट में क्या है, सबसे पहला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, दूसरा HRA एक्चुअली रिसीव्ड, एंड तीसरा 40 या 50% ऑफ सैलरी। आपने ये 3 बातें देखनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जितना एक्चुअली में है जो HRA है वो रिसीव्ड होगा वो लिख दोगे, दूसरा जितना रेंट पे किया जा रहा है उस एम्प्लॉय के द्वारा माइनस करोगे 10% ऑफ सैलरी का। ठीक है, जो अमाउंट आएगा वो लिखोगे, तीसरा 40 या 50% ऑफ सैलरी लोगे, जो सैलरी होगी उसका 40 या फिर 50% लोगे। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी लेसर वाला अमाउंट होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिखा है ना, लेसर वाला जो भी अमाउंट होगा वो वाला अमाउंट एग्जम्प्ट होगा और बाकी टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सैलरी का मीनिंग आ रहा है, अब सैलरी में मीनिंग में क्या क्या सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा, जब आप ये 10% ऑफ सैलरी या 40 या 50% ऑफ सैलरी को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें देखना, सैलरी में आपका इंक्लूड होगा बेसिक सैलरी प्लस DA यानी डियरनेस अलाउंस, अगर वो पार्ट है सैलरी का तो आपने ऐड करना है, और साथ ही साथ प्लस कमीशन जो कि फिक्स्ड परसेंटेज होगी टर्नओवर की। टर्नओवर मतलब सेल्स का जो भी फिक्स परसेंट अगर कमीशन का दे रखा है तो ही आप यहाँ पे कमीशन लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। ठीक है, और यहाँ पर 40 और 50% ऑफ सैलरी आपको कैसे पता चलेगा, अगर हम बात कहें 40% की तो वो नॉर्मल केसेस में आपने 40% लेनी है, अगर 50% तब लेनी है जब केस हो रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का, यानी जहाँ पर मेंशन है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का, तो वहाँ पर आप 50% ऑफ सैलरी लोगे और उसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखोगे। लेकिन अगर जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का कोई जिक्र नहीं है, वहाँ पर आप 40% ऑफ सैलरी ही लोगे। ठीक है, अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, दिल्ली हो सकती है, मुंबई हो सकती है, चेन्नई हो सकती है और कोलकाता। ठीक है, अब मैं आपको HRA से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड वाली। ठीक है, मिस्टर प्रसंग इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी
एट ₹70,000 पर मंथ एंड 6,000 पर मंथ एज अ डियरनेस पे यानी डीपी दे रखा है, ठीक है, एंड ₹10,000 पर एनम एज कमीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में कोई कमीशन मिली होगी, ठीक है। ही रिसीव्ड 2,000 पर मंथ HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। ही पेड ₹2,500 पर मंथ रेंट एंड कंप्यूट हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। इसको देखो, अब हमें क्या करना है, नॉर्मल सा देखो, ठीक है। अगर मैं बात कहूँ, इसको सैलरी कितनी मिल रही थी, सैलरी मिल रही है 70,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, यही है, सैलरी कितनी मिल रही है पर मंथ के हिसाब से, और डीपी मिल रहा है यानी डियरनेस पे मिल रहा है ₹72,000, ठीक है। कैसे मिल रहा है 72,000? 6,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। और सैलरी अगर 70,000 पर मंथ के हिसाब से देखें तो कितनी आ जाएगी, 8,40,000, ठीक है। अब देखो, इन्होंने बोला कि इनको कमीशन भी रिसीव हो रही है 10,000 रुपीज़ की, और कब रिसीव हुई है, प्रीवियस ईयर में। लेकिन यहाँ पर जब मैंने आपको अभी बताया था कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेफिनेशन क्या है सैलरी की, मैंने बोला बेसिक पे होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है, डीए या फिर डीपी जो कि सैलरी से रिलेटेड हो, ये बात बोली थी, ठीक है, प्लस कमीशन। लेकिन वो कैसी कमीशन होनी चाहिए, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दे रखी, टर्नओवर नहीं दे रखा, ठीक है, तो हम नॉर्मल अभी इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इसको लेना ही नहीं है, क्योंकि फिक्स परसेंटेज यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। अब HRA एक्चुअली में कितना रिसीव हुआ, 2,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। और इन्होंने बोला कि उन्होंने रेंट पे करा है, कितने रुपए का करा है, 2,500 पर मंथ के हिसाब से इन्होंने रेंट पे करा, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो, हम क्या लेते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, ठीक है, यही लेना है हमें, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। सबसे पहला मैंने क्या बोला था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, कितना रेंट पे किया और 10% ऑफ सैलरी कितनी आएगी, उसमें से देखना है। सेकंड मैंने बोला था कि HRA जितना एक्चुअली क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। एंड थर्ड वन इज 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी दे रखा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी जगह का नाम नहीं बताया। जब आपको जगह का नाम नहीं बताया हुआ है, ठीक है, और अगर बता रखा होता तो आप ये देखते कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि नहीं है, तो हम नॉर्मल क्या लेंगे, 40% ऑफ सैलरी लेंगे, ठीक है। अब इनमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग चेक करना है। अब देखो, अब सैलरी की डेफिनेशन मैंने बोली कि बेसिक पे प्लस डीए या डीपी आपका जो भी अगर पार्ट है सैलरी का, तो प्लस कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज में दे रखी है, ठीक है, फिक्स परसेंटेज बता रखा है टर्नओवर का, तो आप कमीशन यहाँ पर लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। तो मैंने यहाँ पे कमीशन का अमाउंट भी नहीं लिखा क्योंकि उसमें फिक्स परसेंटेज दे ही नहीं रखी, तो हमें लेनी तो है नहीं, तो मैंने नॉर्मल सी लिख ली है जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है और जिसका हमें यूज़ करना है। अब देखो, पहले हम सैलरी निकालेंगे क्योंकि हमें 10% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअल सैलरी हम निकालेंगे। कितना आया, सैलरी एक्चुअल में कितनी है बेसिक पे, 8,40,000 की, प्लस करो डीपी या डीए, ठीक है, 72,000 रुपीज़ का, तो टोटल आपकी सैलरी आ जाएगी 9,12,000 की। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब हमें पहला वाला केस सॉल्व करना है, कितना रेंट पे किया। अब रेंट ये वाला था, इन्होंने बोला रेंट कितना पे किया है, ठीक है, ये वाला रेंट है 2,500 पर मंथ का। अगर मैं कैलकुलेट करूँ 2,500 पर मंथ के हिसाब से तो कितना आएगा,
2500 इंटू में 12 कितना आ गया 30,000 का। तो ये आ गया आपका 30,000 का, ठीक है। और आपका जो HRA रिसीव हुआ है 2,000 पर मंथ के हिसाब से, तो वो कितना है 24,000, ठीक है। अब देखो रेंट पेड बोला है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालनी है 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड लिखो पहले कितना है 30,000, ठीक है। सबसे पहले लिखा 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना आया है 9,12,000 रुपीज की, ठीक है। कैलकुलेट करो इसको। 30,000 में से मैं माइनस करूंगी अगर 10% तो 192,912,00, ठीक है। अब ये वाला अमाउंट तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये वाला अमाउंट क्या हो गया ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका ध्यान रखना कि नील आएगा, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती तो आप यहाँ पर आंसर लिखते, क्योंकि ये तो माइनस में चला गया। 10% ऑफ सैलरी तो बहुत ज़्यादा हो गया, और एक्चुअल में उसको जितना रेंट उसने पे किया वो तो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका नील आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपकी 10% ऑफ सैलरी इंक्रीज हो जाती है तो आंसर नील होगा। अगर आपकी 30% सॉरी जो आपका रेंट पेड होगा वो अगर ज़्यादा है तो आप नॉर्मल माइनस करके आंसर लिखोगे। अब सेकंड पॉइंट पे देखो, सेकंड पॉइंट क्या बोला, HRA एक्चुअली रिसीव्ड। HRA कितना रिसीव हुआ, अभी हमने देखा 2,000 पर मंथ का रिसीव हुआ है, तो कितना हुआ 24,000। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है 40 या 50% ऑफ सैलरी, लेकिन यहाँ पर सिटीज़ का नाम नहीं लिखा हुआ था, तो मैं क्या मान लूँगी 40% ऑफ सैलरी ही कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। सो हम 40% ऑफ सैलरी थर्ड में कैलकुलेट करेंगे। 40% ऑफ सैलरी कितना है, ये वाली सैलरी, ठीक है। इसका 40% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 3,64,800, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले से तो आपका नील निकल कर आया, दूसरे वाले से आपका 24,000 निकल कर आया, और तीसरे वाले से क्या निकल कर आया 3,64,800। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है, नील है, क्योंकि कुछ भी नहीं आया। तो ये है आपका HRA एग्जम्प्टेड, नील, ठीक है। HRA कितना एग्जम्प्ट है, नील एग्जम्प्ट है, कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड का केस नंबर सेकंड बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है आपको टैक्सेबल भी बताना है, एग्जम्प्टेड भी बताना है, प्लस टैक्सेबल, कितना टैक्सेबल होगा HRA, तो इसलिए मैं वो वाला अमाउंट आपको बता रही हूँ एक बार, ठीक है। सेकंड केस बता रही हूँ, फर्स्ट केस वैसा ही है। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं नोटबुक में लिख लेती हूँ, ठीक है। ये हमें केस सेकंड के अंदर इंफॉर्मेशन लिख के दी हुई है। एक आपको दे रखा है सैलरी है 12,000 पर मंथ का, HRA रिसीव हो रहा है 600 पर मंथ के हिसाब से, रेंट पेड जो है कर रहा है एम्प्लॉय 1,920 का पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले आप क्या लिख लो, जो 3 पॉइंट्स हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग is exempt, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempt। सबसे पहला क्या exempt होगा, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब सैलरी में क्या क्या आएगा वो 3 बातें ही ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा एक्चुअली HRA कितना रिसीव्ड हुआ, HRA एक्चुअली रिसीव्ड। तीसरा 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी। अब इसमें भी सिर्फ नॉर्मल केस दे रखा है, तो इस केस में आप क्या करोगे 40% ऑफ सैलरी ही लोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सिटी का नाम नहीं बता रखा और ना ही बोल रखा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी से रिलेटेड है, तो नॉर्मल आप क्या लोगे 40% ऑफ सैलरी। अब देखो सैलरी सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे। आप सैलरी क्या कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे DA आपको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ना ही आपको कमीशन गिवन है,
और कमीशन भी देखना है कि आपका परसेंटेज दे रखा है कि नहीं दे रखा। ठीक है, तो नॉर्मल आप कैलकुलेट करो सैलरी कितना आ जाएगा। 12,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी 1,44,000 की। ठीक है, HRA एक्चुअली रिसीव कितना हो रहा है, इन्होंने बोला कि 600 पर मंथ के हिसाब से रिसीव हो रहा है, तो 600 पर मंथ के हिसाब से कितना बनेगा 7,200 का। ऐसे ही अगर रेंट पेड बोला है तो रेंट पेड उन्होंने बोला है 1920 के हिसाब से रिसीव हो रहा है, और कितना रिसीव हो रहा है हर महीने का। तो अगर हर महीने का देखें तो कितना होगा 23,040। मैंने साइड में ही सारी वैल्यूज लिख ली है कैलकुलेट करके। अब देखो रेंट पेड कितना है 23,000। सबसे पहला लिखो, यहीं लिख रही हूँ मैं 23,040 माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। अगर 1,44,000 रुपीज़ का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14400। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है तो ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो कितना बचा, देखो 23,040 में से मैं माइनस करूँ अगर 14400, कितना आएगा 8640। ठीक है, 8640। ठीक है, दूसरा बोला HRA एक्चुअली कितना रिसीव्ड हो रहा है 7,200, नॉर्मल लिख दोगे। तीसरा इन्होंने बोला 40% ऑफ सैलरी निकालना है। अब 1,44,000 का 40% निकालेंगे तो 1,44,000 का अगर मैं 40% कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा 57,600। ठीक है, 57,600 ये आएगा। अब इनमें से क्या देखना है, अपने लेसर वाला अमाउंट देखना है। लेसर कौन सा है, ये आपका 7,200 है, तो यही लेसर है। ठीक है, 7,200, तो ये आपका HRA क्या है एग्जम्प्ट है। ठीक है, अब इसमें भी नॉर्मल सेम ही केस बन गया। ठीक है, तो अब HRA पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर कोई कम वैल्यू आई होती, मैं नॉर्मल बता देती हूँ, अगर आपने कभी भी टैक्सेबल निकालना हो टैक्सेबल HRA कैलकुलेट करना हो तो उस केस में आपने क्या करना है, जितना आपको एक्चुअल में HRA रिसीव्ड हुआ है क्वेश्चन में जो ऊपर गिवन है, जो ऊपर वाला गिवन है उसको, और यहाँ पर जो लीस्ट वाला निकल कर आएगा उसको, इन दोनों को लेस कर दोगे। ठीक है, कैसे, अगर मान लो ये 7,200 ना आया होता, ये आया होता 1,400 मान लो। ठीक है, ये 1,400 आया होता तो जितना आपका HRA रिसीव्ड हुआ है, HRA रिसीव्ड, उसमें से आप माइनस कर देते जो आपका एग्जम्प्टेड HRA है। एग्जम्प्टेड HRA कौन सा वाला एग्जम्प्टेड होगा, जो अभी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग करके निकल कर आया है वो वाला एग्जम्प्ट होगा। अभी हमने क्या माना कि वो कितना निकल कर आया है 1,400, एक एग्जम्पशन करके चल रहे हैं। ठीक है, 7,200 में से मैं अगर 1,400 माइनस करूं, ये तो एग्जम्प्ट है, बाकी का जो बचा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 5,800 का क्या हो जाएगा टैक्सेबल। ये ध्यान रखना, ये भी एक तरीके से फॉर्मूला है, आपने कहीं नोट डाउन करना हो तो कर लेना। ठीक है, बाकी इतना तो ध्यान रहता ही है कि जितना भी रिसीव हुआ उसको लोगे और जितना आपका निकल कर आया है उसको लोगे, उन दोनों को माइनस करोगे अगर HRA रिसीव्ड वाला बड़ा है तो, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, ये अलाउंस भी जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, इसको किस तरह से इंक्लूड किया जाता है, इसको तो सबसे पहला क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर सेक्शन 15 के अंदर इसको सबसे पहले इंक्लूड किया जाएगा, बाद में इसकी डिडक्शन दे दी जाएगी सेक्शन 16 सेकेंड के अंदर। तो ये जो डिडक्शन मिलती है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर अदर एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई डिडक्शन नहीं होती, उनके लिए पूरा टैक्सेबल होता है। अब ये जो है आपकी स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर है, अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट वाले के अंदर। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी अप टू कुछ लिमिट तक ही इसके जो है डिडक्शन मिलती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में एक और चीज़ ऐड कर दी मैंने। ठीक है, अब देखो
एक तो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉयज़। ठीक है, दो कैटेगरी होती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और बाकी अदर एम्प्लॉयज़ की। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या अदर एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती। ठीक है, उनके लिए कोई डिडक्शन नहीं होती, फुली के फुली टैक्सेबल होते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कहें तो उनको किस तरह से डिडक्शन मिलती है, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि बेसिक सैलरी होगी उसका 1.5 पार्ट प्लस या फिर 5,000। ठीक है, अमाउंट 5,000 रुपीज़। और ये जो अमाउंट होगा ये ध्यान रखना है ₹5,000 ही है। ठीक है, कोई पर मंथ नहीं है, कोई कुछ आगे पर ईयर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ अमाउंट है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ ₹5,000 का। ठीक है, और अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा, एक्चुअल में जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा वो जो भी इनमें से लेसर होगा उतने तक की ही एग्जम्पशन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जाएगी और बाकी का उनके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसका भी मैं एक आपको इलस्ट्रेशन करा देती हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशन कराने से पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक तरीके से ना नोट करके लिख लो। ठीक है, नोट है एक इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम कभी भी एंटरटेनमेंट अलाउंस को कंप्यूट करते हैं, ठीक है, अगर हम कभी भी एंटरटेनमेंट अलाउंस को कंप्यूट करेंगे तो सैलरी विल इंक्लूड ओनली द बेसिक सैलरी। उसमें सिर्फ क्या इंक्लूड होगी, आप लोगों की बेसिक सैलरी इंक्लूड होगी एंड नॉट एनी अलाउंस, किसी भी तरह का कोई अलाउंस नहीं शामिल होगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी होगी, कोई परकोसाइट भी नहीं होगा। ठीक है, या फिर किसी तरह का कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है वो जितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख लेती हूँ, इट should not be exceed from the actual amount received। जितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो उससे ज़्यादा का नहीं होगा। ये दो बातें हैं जो ध्यान रखनी है और मैंने इसको नोट फॉर्म में भी आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 17 में कराऊंगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 17, Mr. R.S. Tiwari is a government employee. During the year 2021 to 22, he got 60,000 per month as salary and 4,000 per month as DA, car allowance rupees 500 per month and rent fee allowance of the value of rupees 1,000 per month. He was also given entertainment allowance of 400 per month with effect from 1st Jan 2070 when he was promoted, and that he did not spend any amount out of this for official purpose. कंप्यूट करना है अमाउंट डिडक्टेबल अंडर द सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। ठीक है, ये क्लॉज बोल दो। तीन बातें थी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखोगे, 1/5 ऑफ द सैलरी देखनी है। अब सैलरी कितनी है, 60,000 पर मंथ की। ठीक है, अब 60,000 पर मंथ के हिसाब से देखो, 60,000 पर मंथ कितना हो गया, 7,20,000। तो फर्स्ट क्या है, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, इसका 1/5 पार्ट निकालोगे तो 1,44,000 आ जाएगा। दूसरा 5,000 रुपीज़ इन्होंने बोला था वो हम ले लेंगे नॉर्मल। तीसरा जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, अब इन्होंने क्या बोला कि उसको अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, 400 पर मंथ। अगर 400 पर मंथ के हिसाब से निकालोगे, और ये अमाउंट उसको कब से रिसीव हो रहा था, ये देखो जनवरी 2017 से रिसीव हो रहा था, इसका मतलब इस ईयर इसको पूरा ही रिसीव हुआ होगा। तो इसका क्या करोगे, 400 का अगर मैं पर मंथ का निकालूं यानी मल्टीप्लाई करूं 12 से तो कितना आ जाएगा, 4800। तो एक्चुअली जितना रिसीव्ड हुआ वो लिख दो, तीनों में से जो भी लेसर वाला अमाउंट होगा वो कितना होगा, 4800 वाला। ठीक है, वैसे वो बात ये थी कि
आप उससे ज़्यादा नहीं अमाउंट बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से लेसर वाला तो नॉर्मल निकल ही जाएगा। ठीक है, अगर यही एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ही कम होगा तो वही बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो आज मैं यहीं तक ही करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे से स्टार्ट कराऊंगी इसका थर्ड पॉइंट, अलायंसेस वाला जो है स्पेसिफाइड लिमिट वाला, उससे क्या थर्ड पॉइंट कराऊंगी। वो थर्ड पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लंबा है टॉपिक वो। और मेन बात ध्यान रखना, ये HRA और जो मैंने आज एंटरटेनमेंट अलायंस आपको कराया है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पूरा क्वेश्चन आता है ना सैलरी का, उसमें समटाइम्स HRA का भी पूछ लेता है, एंटरटेनमेंट अलायंस का भी छोटा सा पार्ट दे देते हैं, पूछ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो बिल्कुल ज़रूर अच्छे से कर लेना। ठीक है, टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ 3-4 बातें ध्यान रखनी है, बाकी हो जाएगा प्रैक्टिकल इसका। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कर देना, उनको भी हेल्प हो जाए। और अगर ऐसी ही वीडियोस आपने और देखनी है इनकम टैक्स से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।